नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडी स्मार्ट क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं यूपी पुलिस, विशेषकर यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोगों ने ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है कि आप लोग यूट्यूब पे ये क्लासेस पा जाओ और ऑनलाइन भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएं, घर बैठे मिल जाएं। इस वजह से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एडी स्मार्ट क्लासेस आप लोगों के लिए हिंदी बैच लेके आया हुआ है, जो कि विशेषकर यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए है। बाकी है तो एसएससी जीडी और भी जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, पेट वाला हो गया या रेलवे हो गया है, जिसमें भी हिंदी वगैरह आती है उस सब में ये इम्पोर्टेंट है। बाकी खास तौर से अभी फ़िलहाल के लेटेस्ट एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग यूपी पुलिस के बैच के लिए अपनी हिंदी को स्टार्ट करते हैं। ठीक, कल हम लोगों ने, आज ही हम लोगों की दूसरी कक्षा है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी जो साहित्य का पूर्व का इतिहास है, भाषा का उद्भव कैसे हुआ, भाषा किस धातु से बनी, व्याकरण किस धातु से बना, व्याकरण किस उपसर्ग लगाए, कौन सा प्रत्यय लगाए। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। आज हम लोग अपनी हिंदी आगे स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी भाषा है, उपभाषा और बोलियां, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी सबसे पहले संस्कृत आई। देखो, संस्कृत और संस्कृत के बाद इसी संस्कृत से हमारी पाली बनी। समयांतर बाद, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, चेंज जो ये हमारा परिवर्तन हुआ तो पाली भाषा बनी, है ना। इसके बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद बेटा अवहट आया। ठीक, और अवहट के बाद फिर हमारी प्राचीन हिंदी। भाई देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि सबसे पहले यही हिंदी का प्रचार, यही हिंदी बोली जाती रही होगी, ऐसा तो नहीं रहा होगा। बहुत पहले, सबसे पहले तो संस्कृत बोली जाती थी। उसके बाद जब वो मॉडरेट हुई और धीरे धीरे समय बीतता गया तो पाली भाषा आई। पाली में हमारे कौन से लिखे गए ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ पाली में ही तो है ना। प्राकृत भाषा आई उसके बाद, इसके बाद अपभ्रंश आया। हाँ, तो इसमें ये सब जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ये उसी समय लिखे गए पाली में। इसके बाद प्राकृत भाषा आई, अपभ्रंश आया, अवहट आया और फिर प्राचीन हिंदी आई। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जो अपभ्रंश कल हम लोगों ने पढ़े, सौरसेनी अपभ्रंश पढ़ा था हम लोगों ने। एक बार रिवाइज इसलिए करवाए दे रहे हैं कि थोड़ा जानकारी हो जाए और क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश पढ़ा, अर्धमागधी अपभ्रंश पढ़ा, मागधी अपभ्रंश पढ़ा, है ना। खस अपभ्रंश पढ़ा, प्राचर पढ़ा, पैसाची, महाराष्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग सौरसेनी की जो उपभाषा है, इससे कौन कौन सी बोलियां या कौन कौन सी उपभाषाएं इसमें शामिल है। ठीक, तो ये देख लेते हैं। पहले इतना इरेज कर दें। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि हमारी आई पश्चिमी हिंदी। अभी इसके क्वेश्चन करवाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार देख के बता दीजिए कि ये विजिबल है, मतलब ज्यादा छोटा तो नहीं है। ये वाला, हाँ ठीक। वैसे आज दिख रहा होगा, कल ज्यादा छोटा था, आज दिख रहा होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखो, कुछ हम लोगों की ये हो गई भाषाएं, और इनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियों को रखा गया है। क्या चीज? हाँ, इस अपभ्रंश के अंतर्गत ये देखो हमारी ये भाषाएं रखी गई, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मागधी। ठीक, अब इनके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी बोलियों को रखा गया है। बोलियां भी है ना एक क्षेत्र विशेष में। कल हमने बोलियों के विषय में बताया था कि जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? बोलियां कहलाती हैं।
बोलियां ही तो होती हैं, उनको बोलियां बोलते हैं, है ना, बोली। तो वो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। तो जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन कौन सी हमारी बोलियां आएंगी, ठीक। तो इसमें सबसे पहले पश्चिमी हिंदी में हमारी आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली, ठीक। अब पूछ लेगा कि खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी किसका अपभ्रंश है? इसका अपभ्रंश कौन सा है? तो सौरसेनी अपभ्रंश है। चीजें क्लियर हुई ना? क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई खड़ी बोली हमारी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मागधी या पैसाची? तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को किस अपभ्रंश के अंतर्गत रखा गया है? तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। इसके बाद हमारी दूसरी एक बोली आती है बांगरू। ये पता है किस क्षेत्र में बोली जाती है? नहीं, ये हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी। कौन सी बोली? बांगरू बोली, ठीक। इसके बाद हमारी आती है ब्रजभाषा, ये इसी के पार्ट है। फिर आती है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के बाद आपने सुना होगा बुंदेली, ठीक। ब्रजभाषा आ गई, बुंदेली आ गई, और कन्नौजी, ठीक। तो हम अगर अपने मैप के अकॉर्डिंग समझे तो जो इंडिया है इसका पश्चिम का पार्ट, इधर के जो ऊपर वाले पार्ट है उन पर बोली जाने वाली भाषा बोलियों को डिवाइड कर दिया गया, और वो किसके अंतर्गत रख दी गई? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रख दी गई। पश्चिमी हिंदी किसका भाग है? तो सौरसेनी अपभ्रंश का भाग है। इतना याद रखना, सौरसेनी अपभ्रंश थोड़ा ध्यान रखना, ये सौरसेनी अपभ्रंश के पार्ट हैं। क्योंकि देखो बेटा, एक चीज ये समझ लो, एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने अपभ्रंश को इतनी जगह क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि जो बोलियां हैं वो हर जगह की अलग अलग हैं, है ना। आप अपने यहाँ क्षेत्र से ले लो, अगर कोई 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर भी दूर है, 100 किलोमीटर, तो उसकी बोली में अंतर आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है ना। तो बोलियों में अंतर आने की वजह से वहाँ के शब्दों में विकार है, शब्दों में डिफरेंस है, अंतर है। तो उन सारी चीजों को एक जगह डिवाइड किया गया कि इन इन क्षेत्र की बोलियों को इसके अंतर्गत रख दिया जाए, इस क्षेत्र की बोलियों को इसके अंतर्गत रख दिया जाए। तो सौरसेनी अपभ्रंश में हमारी पश्चिमी हिंदी आती है, कल हमने बताया भी था। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली आती है बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, ये हमारे आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक। अब देखो हमारी पूर्वी हिंदी आती है। अच्छा बेटा, कल हमने बताया था पूर्वी हिंदी किसका पार्ट थी? किस अपभ्रंश का पार्ट थी? याद है किसी को? हाँ, पूर्वी हिंदी किसका पार्ट थी? अर्धमागधी का, है ना। तो पहले हम लोगों ने पश्चिमी हिंदी पढ़ा, फिर अर्धमागधी पे आते हैं। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि ये अर्धमागधी का, अर्धमागधी अपभ्रंश की भाषा है। कौन? पूर्वी हिंदी। ये भाषा हो गई, ये उपभाषा हो गई, और इसके अंतर्गत आने वाली जो उपबोलियां हैं उनके विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर अवधी, अवध प्रांत में बोले जाने वाली भाषा अवधी, बघेली और गुड़, छत्तीसगढ़ी, ठीक। कौन कौन सी उप बोलियां आ गई हमारी? और छत्तीसगढ़ी, ठीक। अच्छा, ये स्लाइड समझ में आई? इसके आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हो। अब देखो इसके बाद आते हैं हम लोग
राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा हो गई। और इसके अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं, देखो राजस्थान जो राजस्थानी भाषा है उपभाषा, इसके अंतर्गत हमारी आती है पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, और चारों दिशाओं में बांट दो इसको। और दक्षिणी राजस्थानी। कौन कौन सी हो गई? एक बार बोल लिया करो, बोलने से याद हो जाती है चीजें। जो राजस्थानी है उस राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन आ गया? पश्चिमी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। चारों दिशाओं में ये डिवाइड हो गई। ठीक, तो अगर कभी पूछ ले वैसे इसमें तो आंसर ही दिख जाएगा कि उत्तरी राजस्थानी किस उपभाषा का अंग है, तो राजस्थानी का है। बघेली छत्तीसगढ़ी तो कोई लगाएगा भी नहीं, है ना। नहीं भी पढ़ा होगा वो पूर्वी राजस्थानी को राजस्थानी का पार्ट मान लेगा। ठीक, बस ये हो सकता है कि राजस्थानी जो हमारी है वो वैसे किसका अपभ्रंश थी, किस अपभ्रंश का भाग थी? हाँ, गुड बेटा। देखो सौर सेनी हमारा बहुत बड़ा अपभ्रंश रहा है। ये सौर सेनी का जो क्षेत्र रहा है वो काफी विस्तृत रहा है। ठीक, तो सौर सेनी अपभ्रंश में हमारी आ जाएगी राजस्थानी। इसके बाद हम लोग आते हैं बिहारी। बिहारी ये हमारी उपभाषा है। और बिहारी वैसे किस में रखी गई थी? है? हाँ, तो ये हमारी मागधी में रखी गई थी। बिहारी किसका पार्ट थी? मागधी अपभ्रंश का। देखो मगध बोलते थे ना उस पार्ट को पहले पूर्व में, तो मगध का पार्ट थी, इस वजह से उसको मागधी बोल दिया गया। अब मागधी जो है ऐसे समझ लो, ये मागधी अपभ्रंश, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस वजह से हम इसमें ज्यादा समय दे रहे हैं, इसको कायदे से समझ लो। ठीक, मागधी अपभ्रंश की भाषा उपभाषा कौन सी है? बिहारी। ऐसे याद रखना। मगध, मगध कहाँ पे था? बिहार में था, तो बिहारी वहां की उपभाषा हो गई। अब उपभाषा होने के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन सी इसकी बोलियां हो जाएंगी। ठीक, तो इसकी बोलियां हमारी हो जाएंगी, ये भाषा देखो बोली बहुत फेमस है ना। कितने लोगों को बोलनी आती है? हाँ, मगही, और मैथिली। बिहार के अंदर ही 3 प्रकार की बोलियां फेमस हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। 3 प्रकार की बोलियां हमारी किस अपभ्रंश में आती हैं? तो मागधी अपभ्रंश में आती हैं। किस अपभ्रंश में आती हैं? मागधी अपभ्रंश में आती हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां से क्वेश्चन सपोज दैट अभी आपको कभी बोल दे कि खड़ी बोली, ऐसे ही पूछता है खड़ी बोली किस अपभ्रंश, अरे वाह, किस अपभ्रंश का पार्ट है? तो सौरसेनी अपभ्रंश का। ठीक, सौरसेनी अपभ्रंश का पार्ट है। अब हमारे पास एक बची पहाड़ी। पहाड़ी, अच्छा ये पहाड़ी किस अपभ्रंश में आती थी? चलो मतलब कल तुम लोगों ने पढ़ा है कि कल का देख देख के बता रहे हो? हैं, समझ में आया था कुछ? ठीक, ऐसे ही पढ़ते जाओ, यहाँ याद करके चले जाते जाओ। ठीक, तो जो खस अपभ्रंश है उसकी पहाड़ी हो गई, क्या हो गई? उपभाषा। ये हम क्या लिख रहे हैं? उपभाषा लिख रहे हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? बोलियां आएंगी। पहले आएगा हमारा अपभ्रंश, अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा और उपभाषा के अंतर्गत बोलियां आ जाएंगी। ठीक,
तो इसके अंतर्गत बेटा आता है पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, और पूर्वी पहाड़ी। ठीक, कौन कौन सी आ गई? पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी बोली और पूर्वी पहाड़ी उपबोली। ठीक, ये हमारी हो गई, ये हमारा अपभ्रंश हो गया, ये अपभ्रंश हो गया, ये हमारी पहाड़ी हो गई, बोली उपभाषा हो गई, और ये हमारा क्या हो गया? बोलियां हो गई। कौन सी? ये सब इसके अंतर्गत भाषाएं आ जाएंगी। लेकिन बाकी जैसे इनमें भी डिवाइड कर दिया गया ना, जो पश्चिम की तरफ की है वो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आएंगी, है ना। जो पूर्वी पहाड़ी है वो पूर्वी पहाड़ियों में आ जाएंगे, और जो मध्य पहाड़ी वाली भाषाएं हैं वो मध्य पहाड़ी में बोली गई। इसको हटा दें। अब मध्य पहाड़ी में बेटा जैसे ये तुम्हारी कुछ लैंग्वेज है, बोलियां हैं, और भी जब इन भाषाओं में जाएंगे ये बता देंगे अभी क्या क्या है। लेकिन अभी इनका जो डिवाइडेशन किया गया इस ऐसे किया गया, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ठीक, हाँ, अब जैसे राजस्थानी है, राजस्थानी में भी अंदर और भी डिवाइड है ना कुछ बोलियां, लेकिन उनमें एक को राजस्थानी बोल दिया गया। ऐसे जो पहाड़ी वाली लैंग्वेज है वो पहाड़ी लैंग्वेज बोल दी गई। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली और पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहां पर कैसी भाषाएं बोली जाती हैं? पहाड़ी भाषाएं। उनको एक कैटेगराइज ही कर दिया गया, ये पहाड़ी भाषा है। उनका कोई यथावत नाम नहीं है, लेकिन उनको क्या बोल दिया गया? पहाड़ी भाषा है। अपने क्षेत्र में जो बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है ना। इधर हम लोग जो अवध प्रांत है वो कौन सी भाषा का प्रयोग, बोली का प्रयोग करता है? अवधी का। रामचरितमानस किसमें लिखी गई? रामचरितमानस। अच्छा ये बताओ, ये किसने लिखा? रामायण किसने लिखी? हाँ, और रामचरितमानस तुलसीदास। अब देखो इसकी भाषा क्या रही? रामायण की भाषा। रामायण किस भाषा में लिखी गई? कोई अवधी बोल रहा है। रामायण किस भाषा में लिखी गई है बताओ? हाँ, अभी तक कहाँ थे? रामायण बेटा संस्कृत में लिखी गई। संस्कृत भी दो टाइप की थी ना, कौन कौन सी? समझते जाओ सारी चीजें। एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। अब इसमें बताओ कि ये किस भाषा में, इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया होगा रामायण में? वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया होगा कि लौकिक संस्कृत का? वैदिक का नहीं भाई। वैदिक में तो बेटा छंद लिखे गए, वेद लिखे गए। क्वेश्चन कभी आ जाए लौकिक संस्कृत का प्रमुख महाकाव्य है या आदि काव्य है या सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तो हम उसका आंसर क्या बताएंगे? हाँ, बोल लो उल्टा सीधा सब। रामायण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रामायण। मतलब लौकिक संस्कृत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन या आदि महाकाव्य कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा? रामायण। हम लोगों को साहित्य का इतिहास भी वो भी पढ़ना है ना, जो हमारी रचनाएं हैं, तो ये काहे छूट जाए, है ना। तो रामायण हमारी जो है वो लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीन महाकाव्य है, आदि महाकाव्य। तभी तो इनको आदि कवि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदि कवि भी इनको बोला जाता है। किसको? ठीक। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस।
रामचरितमानस किस में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई? अवधी भाषा में। इसको हटा दें अब। आगे चलें। अब देखो, कल वाली क्लास का ओवरव्यू हो गया, थोड़ा आगे भी कुछ चीजें बता दी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है वर्णमाला। अच्छा, माला में एक चीज देखिए, माला किसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? माला का मतलब होता है जिसमें कई चीजों का गुंप हो या कुछ चीजें का कलेक्शन हो, है ना। जैसे माला में क्या होता है, मोती का माला हो या किसी का भी माला हो। ऐसे ही हमारे वर्णमाला में किनका संयोजन है? वर्णों का संयोजन है। वर्णों का संयोजन है। देखो, तो वर्णों का संयोजन जहां है, वर्णों को जहां कलेक्ट करके लिख दिया गया है, तो वो एक हमारी क्या बना दी गई? वर्णमाला बन गई। अब उस वर्णमाला में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, हर भाषा की अपनी अलग अलग वर्णमाला है कि नहीं है? है ना। जैसे आप उर्दू पढ़ते हो तो उर्दू की अलग वर्णमाला है ना। और बंगाली पढ़ते हो तो बंगाली की अलग वर्णमाला है। बंगाली में का ऐसे लिखा जाता है ना। और जो हमारी उर्दू की वर्णमाला है वो अलिफ से स्टार्ट होती है, अलिफ बे पे ते टे से, है ना। तो ऐसे करके हम लोग आज पढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला है, वो हमारी ABCD से स्टार्ट होती है, ए से, है ना। उर्दू किसको किसको आती है? यहाँ पे उर्दू, जो बच्चे उर्दू लेते हैं उनको उर्दू की वर्णमाला पता होती है। तो वहाँ अलिफ से स्टार्ट होता है, यहाँ अ से स्टार्ट होता है। अंग्रेजी हमारी ए से स्टार्ट होती है। कुछ ना कुछ कनेक्शन है सबका एक दूसरे से, है ना। हिंदी वर्णमाला में हम लोग देखते हैं, देखो हिंदी वर्णमाला में किसका बेटा संयोजन है? वर्णों का। वर्णों का संयोजन है या वर्णों को रखा गया है। ठीक। वर्णों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर या वर्ण। ठीक। अक्षर का क्या होता है? अक्षर किसे बोलते हैं? देखो, जिसका क्षरण ना हो, मतलब जो नष्ट ना हो। क्षरण होने का मतलब क्या हुआ? नष्ट होना। तो जो नष्ट ना हो वो हमारा क्या है? अक्षर। जो क्षरण ना हो, जिसका जो नष्ट ना हो, वो हमारा क्या है? अक्षर है। तो यहां पर वर्णों को रखा गया है और वर्णों को मेन रूप से दो तरीके से डिवाइड किया गया। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो में इनको डिवाइड कर दिया गया। टोटल हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? बताओ कोई। 52 वर्ण है ना। 11 हमारे स्वर, 11 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? 41 व्यंजन है। तब तो 52 होंगे। जब हम जोड़ेंगे 1 1 2 और, तो जो कुल वर्ण आएंगे वो हमारे 52 हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कहाँ पे? हिंदी वर्णमाला में। ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं स्वर।
एक एक चीज समझ लेते हैं, पहले स्वर समझ लेते हैं, फिर व्यंजन समझ लेंगे। ठीक, देखो स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्वर समझते हैं। स्वर हमारे कौन कौन से हैं? तो देखो, ये हमारा ह्रस्व आ हो गया, ये दीर्घ आ हो गया, या वैसे आप लोगों ने छोटे में पढ़ा होगा छोटा आ बड़ा, है ना। ये ह्रस्व ई हो गई, दीर्घ ई हो गई, ऊ दीर्घ ऊ हो गया। देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे हो गए स्वर, सभी ने पढ़ रखे होंगे। ठीक, अब हमारा होता क्या है इसमें, इन स्वरों को हम लोगों ने इन स्वरों को भी डिवाइड किया, इनके 3 भेद बताए। कौन कौन से स्वर के कितने भेद बताए? 3 भेद। देखो, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक, ह्रस्व में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा? देखो, ये वाला ह्रस्व है, ये वाला ह्रस्व है, छोटा वो दिख ही रहा है ना। इसके बाद बस इतने ही तो हैं। इसको तो ह्रस्व नहीं बोलेंगे ना, कि बोलेंगे? अब जो दीर्घ में हमारा आता है, ठीक, और प्लुत स्वर क्या होता था? देखो, ये हम उच्चारण के अनुसार भेद कर रहे हैं या मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार ये भेद हुआ। ह्रस्व, ह्रस्व में क्या होती है? एक मात्रा होती है। देखो, इसमें एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है। एक मात्रा का मतलब ये होता है जिसको बोलने में कम समय लगे, काफी कम समय लगे, वो एक मात्रिक होते हैं। ठीक, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे वो हमारा दीर्घ होता है, और जिनमें 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्रा का समय लगे वो क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। जैसे हम लोग बुलाते हैं, कोई दूर खड़ा है और उसको बुलाना है, तो उसको कैसे बुलाएंगे? हाँ, जैसे मान लो कोई बहुत दूर खड़ा है तो हमने बुलाया राम, हमने क्या किया? आ का उच्चारण काफी देर तक किया। वैसे हमें बुक में लिखा देखा तो हमने राम पढ़ दिया। कोई बहुत दूर राम खड़े हैं, पता चला स्टेशन के पास, और यहाँ से हमें बुलाना है तो हम कितनी तेज बुलाते हैं? मतलब जो स्वर होता है उसका उच्चारण बहुत देर तक करते रहते हैं, है ना। तो वहां पर हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। उच्चारण के मात्रा के अनुसार ये भेद किए गए। ठीक, तो यहाँ पर संस्कृत में एक वाक्य आया है, एक श्लोक है, एक मात्रा भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। जो व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? तभी तो बेचारे व्यंजन कैसे होते हैं? ये बिना स्वरों की सहायता से अर्धमात्रिक। कभी कभी संस्कृत लिख जाए तो हिंदी समझ लेना, उसको आदत है संस्कृत लिखने की। तो अर्धमात्रिक होते हैं। तो अर्धमात्रिक हमारे व्यंजन होते हैं। तभी व्यंजनों को आपने पढ़ा होगा कि स्वर जो हम बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं, स्वरों को बिना किसी सहायता के बोला जा सकता है। कैसे? हम प्रैक्टिकल करे हुए तो आ रहे हैं। जैसे आप आ बोलो, सब लोग बोलो, ई बोलो। अब इसी जगह अगर ये का बोलना है, इसको बोलो,
ये जो आप लोग का बोल रहे हो, ये वाला का बोल रहे हो, ये का बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि इस का में का और आ का संयोग है, तो स्वरों की सहायता की वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हो, है ना। जैसे कोई शब्द ले लो, आप हलंतिक शब्द ले लो, नुम लिखा है, तो आपने अब मां का उच्चारण नहीं हो पा रहा, देखो नुम, मां हमने कहीं बोला नुम, क्योंकि हमारे मुंह ही बंद हो गया। हलंतिक वर्ण का हम प्रयोग ही नहीं करेंगे। जैसे यहां पर ले लो फलम, तो फलम, मां का उच्चारण वैसा नहीं हो पा रहा, फलम, मां कहां, किसको सुनाई दिया? है, मां है, वास्तव में है, लेकिन हलंतिक है ना। तो इस वजह से, जैसे बृहद, तो बहुत ऐसे हैं जो आप वर्ण देखना, शब्द देखना जो लास्ट में हलंतिक होते हैं, ठीक। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इनका हम जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से ही होता है। तो स्वर की अगर डेफिनेशन आपको बतानी हो, तो जो स्वयं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में इसके लिए परिभाषा आई है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। क्या आया है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं राज करे, मतलब उनको। अच्छा ये बताओ, राजा जो होता है उसको, अगर उसको कोई निर्णय लेना है, कोई काम करना है, तो उसको किसी की वह तो नहीं लेनी पड़ती, किसी के सहारे तो नहीं चलता वो। तो ऐसे ही जो स्वयं पे राज करें, जो स्वयं राज करें, स्वयं शासन करें, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, व्यंजनों को होती है, तो तभी व्यंजन हमारे क्या होते हैं? व्यंजन को आपने हिंदी की बुक्स में देखा होगा, व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसा बोल दिया जाता है। उसका मेन रीजन ये है। आगे चले हम लोग। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो जो ऑनलाइन देख रहे हैं। चलो, अब देखो, इसी जगह प्लुत का जो प्रयोग था वो कहां पर किया जाता था? संस्कृत में, ठीक। प्लुत का प्रयोग। अब एक आगत या गृहीत स्वर की बात करते हैं। एक आगत स्वर है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर। आगत स्वर या गृहीत स्वर, ठीक। गड़बड़ हो गया कुछ, देखो। तो इसमें हमारा क्या आता है? जो आया या जिसका हमने ग्रहण किया, वो ये वाला आता है, ये, है ना। जैसे आप लोगों ने ये, इसको आपको हिंदी में लिखना है, डॉक्टर, है ना। तो हम क्या बोलते हैं इसको? अब हिंदी में लिखना है तो क्या लिखते हो? तो यहां पर इसको अगर विच्छेद करके लिखो तो क्या बना? कौन सा स्वर हमने लगाया? ज्यादा बड़ा तो नहीं लिख दिया गया? जब हम इसको विच्छेद करके लिखेंगे, हाँ, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब समझ लो आप लोगों में कितनी सामर्थ्य है, इतने बड़े बड़े वर्णों को एक साथ कंबाइन करके आप लोग बोल लेते हो, दो, ठीक। अगर कभी आएगा कि इसका वर्ण विच्छेद करिए, या वर्ण विच्छेद क्या होगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो ये जो स्वर हमने लगाया, ये क्या कहलाएगा? ये रखा जाएगा आगत स्वर में, या इसी को हम क्या बोलेंगे? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखे,
तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? निम्नलिखित में से ग्रहित स्वर है, निम्नलिखित में से ग्रहित स्वर है, कौन सा हो जाएगा? बोल के बताओ भाई। आ नहीं बोलेंगे, इसको ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओ। ओ, ठीक, जैसे डॉक्टर ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे ही हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्जी का 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो पहले स्वर खत्म कर लेते हैं, फिर व्यंजन पे चलते हैं, ठीक। देखो अब ये तो हो गया हमारा मात्रा के हिसाब से, या मात्रा के अनुसार भेद हो गया इसका, या उच्चारण के हिसाब से भेद हो गया। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओष्ठ की बनावट, या ओष्ठ की जो है जैसे हम बोलते हैं ना, तो ओठों के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर कैसे विभाजित किया गया। ओष्ठ की बनावट के आधार पर भेद, तो 2 प्रकार के भेद किए गए। कौन कौन से? एक हमारा आता है वृत्ताकार, और एक आता है ठीक, 2 आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? हाँ, एक वृत्ताकार हो गया। वृत्ताकार का मतलब देखो, वृत्त कैसा होता है पहले बताओ। हाँ, वृत्त ऐसे ही तो बनाया जाता है ना। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए जो हमारे ओष्ठ हैं, वो कैसा शेप बना दें? वृत्ताकार, वृत्त के आकार का शेप बनाए, तो वो हमारे सारे वो स्वर हम किस में रख देंगे? वृत्ताकार वाले उसमें रख देंगे। तो इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा अच्छा, अब प्रैक्टिकल करके देखो। ओ बोलो, ऊ नहीं, पहले ओ बोलो। ओ, ओष्ठ वृत्ताकार हुए, ऊ बोलो। अब बिल्कुल मन में ही ना बोलो ऊ, ऐसे बोला ना ऊ, तो ये ओष्ठ कैसे हुए? अब इतना बड़ा तो मुंह है नहीं कि ऐसे मोबाइल पे आप लोगों को दिखाया जा सके, लेकिन आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ऊ गोल हो गया, ओ आओ गोल हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई साहब ये तो याद ही रहेंगे। अच्छा ये बताओ, ये फर्जी के नंबर है कि नहीं है? किसी ने पूछ लिया कि ओ को वृत्ताकार में रखा गया है कि अवृत्ताकार में रखा गया है, ना तुम्हें पेन ले, ना तुम्हें कोई वहां नकल ले जानी है, बोल के देख लो। ओ बोले यार गोला हो रहा है, वृत्ताकार में लगाओ, ठीक, आगे बढ़ो। बताओ, केवल फिल करने में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, फर्जी का नंबर है। बाकी जो बचा वो सारे किसमें आ जाएंगे? ई बोलो। अच्छा ई में बताओ कहीं मुंह हमारा वृत्ताकार हुआ? और आ बोलो, आ, तो आ में भी हमारा वृत्ताकार नहीं हो रहा है। री बोलो, ए बोलो, आई बोलो, आई में जाने कैसा मुंह बन जाता है, लेकिन वृत्ताकार नहीं बनता है ना। तो इस वजह से बाकी बेटा जो भी बचा वो हमारा सब किसमें हो जाएगा? बोलते जाओ एकदम, हंसे हंसे हंसते हुए पढ़ के जाओ एकदम। देखो जो ये ए और आई, इसको कुछ लोग ए आई पढ़ते हैं ना, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आई। ओ औ क्या पढ़ेंगे? ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। हिंदी लोग पढ़ते हैं लेकिन हिंदी बोलते बहुत गलत है ना। शहर क्या बोलते थे? शहर जा रहे हैं। शहर क्या होता है भाई साहब? है ना, शहर होता है। क्या होता है? शहर। शहर
कितना पोलाइटली बोलना है, शहर। सिटी वाली सा हमारे बनानी है, ये वाली। बहुत बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, बोले अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखे? बोले कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। भाई उनका नाम ही गलत ले रहे हो, नाम उनका है कालिदास, अब बोल रहे हो कालिदास हैं। किसी हाँ, किसी का नाम नवीन है, तुम उसका नाम नवान बोल दो, या और कुछ नाम है, मान लो आनंद नाम है, अब तुम बोल दो उसको आनंदा, तो गलत नहीं हो जाएगा? कालिदास भी ऊपर बैठ के सोच रहे होंगे, है ना, कि यार बताओ कालिदास हमारा नाम था, कालिदास इन लोगों ने कर दिया, कि इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। तो जब आप सही बोलोगे, पहली बात तो जब आप सही सुनोगे तब आप सही उसको बोल पाओगे, जब सही बोलोगे तभी सही लिखोगे। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आप जैसा बोलते हो वैसा लिखती है। इसमें वो सामर्थ्य है कि आप जो भी बोलते हो जैसा भी वैसा आप यहाँ पर लिख पाते हो, है ना। नहीं तो इंग्लिश की क्या खासियत है? इंग्लिश में बेटा ये लिखा है, क्या होता है इसको? एल कहाँ चला गया? साइलेंट क्यों हो गया जब हमने उस लेटर को लिखा? बताओ, है ना। लेकिन अगर हमें हिंदी में लिखना है, हिंदी में कोई भी शब्द बोल दो आप, सबका उच्चारण होगा। जिह्वा जहां जहां जिस जिस वर्ण का उच्चारण कर रही है वो वर्ण आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस वजह से जो भाषा हमारी यथार्थ है, जो शुद्ध है, उसको क्यों ना हम लोग प्रोनाउंसिएशन उसका सत्य सही करें, जब हमारे पास सारे वर्ण हैं, सारी चीजें। अच्छा, ये एक हो गया हमारा ओष्ठ की बनावट के आधार पर। आगे चलें। अब हम नेक्स्ट में आते हैं जिह्वा के आधार पर, या जिह्वा के जो जिह्वा का मूवमेंट होता है, मतलब जिह्वा का, हाँ, तो जिह्वा के अनुसार लिख दो, ठीक। जिह्वा के अनुसार, या ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जीभ 3 टाइप से उठती है, पीछे, मध्य में, आगे। हाँ, तो जिह्वा के उठने के आधार पर भेद। किसके भेद कर रहे हैं ये हम? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? बोरिंग लगे तो बता देना। जिह्वा का मतलब क्या होता है? हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हो? हाँ, गुड। कहाँ चले गए भाई, आ जाओ। ठीक, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। ओके, अब इसको हम लोगों ने बांटा 3 प्रकार से। अग्र स्वर, पश्च स्वर और यहां पर मध्य कर लो, स्टार्टिंग से ही लिख लो। अग्र स्वर, मध्य स्वर और ऐसे याद रहेगा पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब ये हुआ कि जहां जीभ हमारी, जैसे ई आगे लगे, ई, बड़ी ई, ठीक, ई, तो जहां जीभ आगे रहे तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? अग्र स्वर में। ए बोलो, ए, जीभ भाग कहाँ है? आगे से ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक। इसके बाद जो हमारा मध्य स्वर है वो हमारा आता है आ। कौन सा वाला आ है? सो आ बोलो, बिल्कुल मध्य से। हाँ, आ का तो कंठ तो है ही, ये तो उच्चारण स्थान हो गया। लेकिन जिह्वा के आधार पर जिह्वा कहाँ उठ रही है? तो देखो, आ बोलो। आ में तुम्हारी आगे की जीभ नहीं उठेगी ना, सबसे लास्ट में, मध्य वाले में हल्का सा हो रहेगा आ, ठीक। ई बोलेंगे तो देखो जीभ आगे वाली कुछ फड़फड़ाहट करेगी, है ना। ए बोलो तो भी आगे वाली रहेगी। बाकी जो बचे वो सब पश्च स्वर में आ जाएंगे, ठीक। आ हमारा मध्य स्वर हो गया, इसको बेटा उदासीन स्वर भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? हाँ, मध्य स्वर को क्या बोल देते हैं? हाँ, क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से उदासीन स्वर है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल। उसको ना हम अग्र में रख सकते हैं ना पश्चिम में रख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? जैसे न्यूटर जेंडर आपने पढ़ा, नपुंसक लिंग, ना उसको हम पुल्लिंग में रख सकते हैं ना स्त्रीलिंग में रख सकते हैं। तो वही बीच वाला जो है भाई, इसमें डिसाइड नहीं हो पाया कि जब यहाँ पर शोध हुए, रिसर्चेस हुई कि यार जो हमारा ह्रस्व आ है इसको अग्रस्वर में रखा जाए कि पश्च स्वर में रखा जाए। तो सब कोई अपना रिसर्च करते रहे, बाद में पता चला बोले ना इसको अग्र में रखो ना पश्च में रखो, इसको मध्य में रख दो। तो इसको क्या बोल दिया गया? उदासीन स्वर। क्वेश्चन आ जाए उदासीन स्वर कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हमारा उदासीन स्वर है। ठीक, आगे चलें। तो अब ये बताओ पश्च स्वर में कौन कौन सा आएगा, आप लोग बताओ। हाँ, पश्च स्वर में बेटा क्या क्या आ जाएगा? आ, अच्छा बोल के देखो। जीभ को आगे वाला पार्ट जीभ का नहीं, तो वो कुछ कर रहा होगा, पीछे वाले में थोड़ा जोर पड़ रहा होगा। फिर इसके बाद ऊ देखो पीछे वाले जीभ। बोलो, अच्छा सारे लोग बोलो, इतना तेज बोलो कि पीछे स्टेशन तक ऐसा हो कि बच्चे छोटा बड़ा काका गागा पढ़ रहे हैं। ठीक, पता तो चले कौन सा हम लोग गलत चीज पढ़ रहे हैं। भाई छोटा बड़ा जिसको नहीं आता वो भी पढ़ ले आके, और अगर हमें आता ही होता तो हम आज क्यों पढ़ रहे होते, है ना? तो मतलब ये है कि ये भले हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जो नई नई चीजें ये नहीं पढ़ी गई। ये तो सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। छोटा बच्चा हो घर में, कुछ भी ना हो, लेकिन वो छोटा बड़ा उसको याद कराया जाता है। तो समय के हिसाब से जो चीजें हम लोग मॉडरेट होते रहते हैं और आगे चीजें पढ़ते रहते हैं। अब उनको आगत स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर बताओगे तो उनसे मतलब ही नहीं है। ये आप लोगों के एग्जाम में आना है। तो देखो पश्च स्वर में हमारा आ, उ, दीर्घ उ, इसके बाद ओ, यहां तक हमारा क्या हो गया? पश्च स्वर हो गया। ठीक, यहां तक क्या हो गया? पश्च स्वर हो गए। आगे चलें, स्क्रीनशॉट वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आते हैं उत्पत्ति या संरचना के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति या संरचना के आधार पर स्वर के भेद। ठीक, तो इनकी उत्पत्ति और संरचना, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या इनकी उत्पत्ति है, उसके आधार पर जब हम इनका भेद करते हैं तो ये हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के हैं, या 2 ही प्रकार के माने गए। पहले मेन मूल स्वर, कौन सा? मूल स्वर। ठीक, और इसके बाद हमारा आता है संधि स्वर। देखो नाम से स्पष्ट है, मूल स्वर ऐसे होंगे जो जैसे छोटा आ हो गया, और संधि स्वर ऐसे होंगे जहां 2 वर्णों का संयोजन कर दिया गया होगा। जैसे आपने ए देखा होगा, ए वो किसका किसका होता है? आ और ई मिलके ए बनता है ना? आ और ई मिलके ए बनता है। तो ये हमारे सब आ जाते हैं संधि स्वर में। ठीक, अच्छा संधि स्वर में देखो, अब इनको समझ लो बहुत अच्छे से। मूल स्वर में हमारा आ जाएगा छोटा आ गया। इसके बाद यहां तक। अच्छा बताओ, इसमें तो कोई अन्य स्वर नहीं है ना? लेकिन जो संधि स्वर है वो संधि स्वर देखो, आ और आ में फिर आ को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा?
तो इसमें संधि हुई, अच्छा, दो वर्णों की नहीं हुई, दो स्वरों की संधि हुई कि नहीं हुई, तो इसको हम किस में रखेंगे? इनको संधि स्वर में रख देंगे कि नहीं रख देंगे? तो संधि स्वर में भी हमारे दो भेद हो जाते हैं, क्योंकि जहां समान समान स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ बना देंगे, है ना, और जो अलग अलग स्वर मिलेंगे तो वो संयुक्त हो जाएंगे। तो इस वजह से संधि स्वर के भी हमने कितने भेद कर दिए, या संधि स्वर के हमें कितने भेद पढ़ने हैं? दो। एक में बेटा आ जाएगा दीर्घ और एक आ जाएगा हमारा संयुक्त। अब देखो, जब छोटा आ अपने ही छोटा आ के साथ या बड़ा आ के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? हाँ, तो इसको दीर्घ में रखेंगे कि संयुक्त में रखेंगे? दीर्घ में रखेंगे, क्योंकि ये दीर्घ बना देगा। ऐसे ही ई और ई मिलके क्या बना देगा? ऊ और ऊ मिलके क्या बना देगा? ऐसे री और री मिलके भी दीर्घ री होती है, लेकिन हिंदी में उसका प्रयोग नहीं होता, हिंदी में उसका प्रयोग ही नहीं है। जैसे आपने संस्कृत पढ़ी होगी, ये पढ़ा होगा, तो यहां पर दीर्घ संधि, यहां पर दीर्घ री है, लेकिन हिंदी में ऐसा कोई वर्ण ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोग उसको लिखें या ना लिखें, जब हम उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं तो उसको लिखें या ना लिखें। इसके बाद देखो, संयुक्त में हमारे क्या आ जाएंगे? अच्छा देखो, ए किससे किससे मिलके बना है? या यहाँ पर हमारा छोटा आ भी हो सकता है, यहाँ पर हमारी बड़ी ई या छोटी ई भी हो सकती है। आई मिलके ए बन गया, आई। तो देखो, अगर हम इसको ए बोलेंगे तो नहीं समझ पाओगे, आई बोलो। अब इन दोनों को मिला के पढ़ो, आई 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 निकल रहा है, आई की नहीं निकल रहा है कि ए निकल रहा है? आई निकल रहा। तो इस वजह से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ इसका? आई हुआ। संस्कृत में आप लोग पढ़ते हो बालका बालकई, बालका बालकऊ, है ना, है ना? तो नहीं, तो हिंदी भी हम लोग करेक्ट पढ़ें। तो आई, जब इसको आ और ई पढ़ोगे, आई आई आई, तो आई निकल रहा है, मतलब ये इसका इसका संयुक्त हुआ। कोई समस्या? ये तो ये बेटा हमारे आ जाएंगे किसके आधार पर? ये आ जाएंगे उत्पत्ति या संरचना के आधार पर। किसके आधार पर आ जाएंगे? उत्पत्ति या संरचना के आधार पर, ठीक। जो हमारा मूल स्वर होगा वो ये है, और जो हमारे संधि स्वर होंगे वो भी दो प्रकार से विभाजित हो गए, एक दीर्घ और एक संयुक्त, ठीक। अच्छा, ये हमारे तीन आ गए इसमें और ये आ गए इसमें, ठीक। आगे चलें। देखो, अब हम लोग आते हैं, स्वरों का वर्णन हो गया, ठीक, स्वर सारे हो गए। अब इसमें नंबर 1 में देखते हैं स्वर के बाद अनुनासिक। अनुनासिक हमारे कौन से हुए? हाँ, या इसको आप इनका जब साइन बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, है ना। तो अन जो है वो हमारा अनुनासिक है, और अयोगवा में कौन आता है? अयोगवा में आ जाता है हमारा ये वाला विसर्ग। कौन आ जाता है? अच्छा, इनको ये बताओ अयोगवा क्यों कहते हैं? कभी सोचा है इस चीज को? कभी ये किसी से क्वेश्चन किया कि इनको अयोगवा ही क्यों? तो अयोगवा तो आप हिंदी में भी बोलते हो ना, अयोगवा तो आप हिंदी में भी बोलते हो।
हाँ, तो इनका ये क्यों है? क्योंकि ये किसके साथ योग करके बने हैं? हाँ, आ के साथ योग करके ही ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आ के साथ ही योग करके ये प्रदर्शित किए जाते हैं, स्वरों के साथ ही ये लगते हैं। ठीक, जैसे आपको लिखना है, कोई भी शब्द लिखना है, लिखो। जैसे गंगा, अनुनासिक हमने लगाया, गा के साथ आ है और आ में हमने लगाया है ना, ये हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर ये आ जाए, ये सही लिखा है कि ये सही लिखा है? कौन सही लिखा है? ये ऊपर लिखा है नहीं, संस्कृत हिंदी की बात नहीं है, शुद्ध कौन सा लिखा है? कौन शुद्ध लिखा है? कैसे? हाँ, एक आप लोग जब संधियां पढ़ाएंगे ना, तो आप लोगों को एक संधि पढ़ाएंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि में एक विसर्ग संधि का नियम होता है कि अगर हम कोई शब्द, कोई अनुस्वार है, तो वो अनुस्वार जो है, अगर उसके बाद कोई वर्ण है तो उस वर्ण का पंचमाक्षर आ जाता है। जैसे देखो, ये गंगा लिखना था, है ना, तो गंगा में क्या था, इसको समझ लो, एक मिनट, तो समझने वाली चीज है। गंगा लिखना था, तो बेटा देखो, गंगा, गा में हमारा अनुस्वार है, क्या है हमारे पास? अनुस्वार का हमें प्रयोग करना है। अनुस्वार से यही पर सवर्णा ऐसे कुछ करके है, तो अनुस्वार आप हिंदी में समझो, अनुस्वार है और इसके बाद हमारा कौन सा लेटर है? इसके बाद भी तो गा है, तो गा वाले वर्ण का, अच्छा गा किस वाली लाइन पे आता है? का वर्ग में आता है, तो इसका पंचमाक्षर क्या होगा? का, खा, गा, घा, इंगा। पंचमाक्षर क्या हुआ? बोलो, इंगा हुआ ना। तो अब अनुस्वार की जगह हम क्या लगा देंगे? इंगा लगा देंगे। इसका दूसरा एक एग्जांपल बताएं। जैसे आपको लिखना है तंतु, तो तंतु लिखना है अगर ऐसे, तो बेटा देखो, ये अनुस्वार है। अब ये बताओ कि ता वाली लाइन में इसका पंचमाक्षर क्या होगा? ता, था, दा, धा, ना। तो अनुस्वार की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अनुस्वार की जगह क्या लिख सकते हैं? तंतु। जैसे दंड लिखना है, दंड, तो देखो ये डा किस में आता है? टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, णा, अणा होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका पंचमाक्षर? तभी बेटा दंड ऐसे लिखा देखा होगा, है ना। और जैसे झंडा लिखना है, तो संधि जब इसकी की गई, तो ये जो अनुस्वार है, तो ये देखो डा वाली लाइन में हमारा ये तो आएगा अड़ा, झंडा हो गया, है ना। तो समझ गए, इंगा भी हो गया। अच्छा हाँ, यहां से देख लेते हैं। जैसे आपको लिखना है व्यंजन, हौच पौच तो नहीं हो रहा। जैसे बेटा लिखना है व्यंजन, दिख रहा है आप लोगों को? जैसे व्यंजन लिखना है, तो अब देखो बेटा, ये अनुस्वार है ना, इसके तुरंत बाद कौन सा वर्ण है? अनुस्वार के तुरंत बाद वर्ण बताओ। जा है, अनुस्वार के तुरंत बाद जा ही तो है। और जा किस वर्ग में आता है? चा वर्ग में। चा वर्ग का अंतिम अक्षर बताओ, पंचमाक्षर इया, तभी तो व्यंजन ऐसे लिखा जाता है। तो शुद्ध ये है। शुद्ध क्या है? जब हम इसकी संधि किए, ये नियम है कि अगर ये अनुस्वार है तो वो अपने परवर्ती जो बाद में वर्ण आता है उसका पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक, तो आज समझ गए ना कि आप कैसे लिखते रहे हो। लेकिन गलत वो भी नहीं है, ठीक, गलत वो भी नहीं है, लिख वो भी सकते हो।
जो कहते नहीं है कि देश काल के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं, जो चीजें अब आ गई, अब पता चला गंगा हर जगह ये वाला गंगा लिखोगे तो समझाना पड़ेगा कि भैया उसको नियम बताना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके जो जिस समय चल रहा है तो गंगा ये भी गलत नहीं है, क्या है गलत ये भी नहीं है। ठीक, आगे चले। अच्छा आगे चलें कि आज की क्लास यहीं तक रखी जाए। आज की क्लास हमारी समझ से यहीं तक रखी जाए, यहीं तक रखी जाए, नहीं तो फिर जो है कल हम लोग व्यंजन पे चर्चा करते हैं। और एक चीज़ और कि आप लोग चैनल जो अपना एडी स्मार्ट क्लासेस करके है, ये आप लोगों के लिए फ्री में अभी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अन्य लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे देखो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाए, है ना। उन तक ये सारी चीज़ें, हम लोगों का जो भी एम है, एम रखा गया है कि हर बच्चे तक हिंदी की क्लास पहुंचे, हैं। खास तौर से जो भी लोग जुड़े हैं वो तो अवश्य ये काम करें, चैनल को लाइक करवा दें, सब्सक्राइब करवा दें और जहां तक हो सके इसको प्रसारित कर दें, प्रचारित कर दें, जिससे सारे बच्चों का भला हो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।